हमारे साथ है आज सीए विकास गुलचा, हु इज प्रेजेंटली इन द मैनेजिंग कमिटी एंड अगेन कंटेस्टिंग फॉर द मैनेजिंग कमिटी इलेक्शंस। हेलो विकास जी। हेलो सर। हेलो प्रकरण। सबसे पहले आपका जो आईसीए रायपुर ब्रांच के साथ जो पास्ट में इन्वॉल्वमेंट है, हाँ हाँ। अभी जो आप टेन्योर है उसके पहले और थ्रू आउट द टेन्योर हाँ। कैसे क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, आपके कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, उसके बारे में कुछ बताएं। ओके। सो रायपुर एज अ मैनेजिंग कमेटी मेंबर से पहले मेरा जो मेजर इन्वॉल्वमेंट रहा वो एज अ जीएसटी फैकल्टी रहा। 2017 में जीएसटी आया, लेकिन आईसीआई ने नेशनल फैकल्टीज़ बनाई थी अक्रॉस इंडिया। तो 2015 में मुझे वो जीएसटी एम्पैनल फैकल्टी के रूप में मौका मिला। तो उस जीएसटी फैकल्टी के रूप में लास्ट 8 ईयर्स से मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग कमेटी अपने मेंबर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैंने 600 से ज़्यादा सेमिनार जीएसटी में ले लिए हैं और आईसीए को इस तरीके से सर्व कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने एडवांस आईटीटी की क्लासेस भी ली है रायपुर ब्रांच के लिए, और प्रीवियसली जो डिफरेंट जो अपने प्रेसिडेंट्स या चेयरमैन थे ब्रांच के, उसमें मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी थी क्योंकि सब कमिटी में वेरियस रोल्स में भी मैं अपना एमओसी के रूप में सब कमिटी में मैं रोल प्ले कर चुका हूँ। राइट। पिछले 3 सालों में एज अ मैनेजिंग कमेटी आपका कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे। मेजर कंट्रीब्यूशन जो हम लोग का था कि कुछ यूनिक प्रोग्राम्स करें ताकि हम छत्तीसगढ़ को भी नेशनल लेवल में पोर्ट्रे करें। जैसे मैं सेक्रेटरीशिप में जब थे तो हम लोग ने एक बड़ा इवेंट किया था मे फेयर में, जिसका क्या होता है एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अवार्ड सेरेमनी। उसमें हम लोग का ये मेन ऑब्जेक्ट था कि जो बाहर की जो बेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंपनियां हैं उनको अवार्ड जब रायपुर में मिलेगा, वो रायपुर विजिट करेंगे तो दे हैव द पर्सपेक्टिव कि वो रायपुर आए तो आगे यहाँ पर इंडस्ट्री के बारे में भी वो सोचें। तो कि अभी तक क्या क्या होता है कि बाहर की कंपनियों को ये अंडरस्टैंडिंग रहती है कि एक नक्सल प्रभावित स्टेट है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ नहीं आना चाहते। तो वो प्रोग्राम जनरली जो मेट्रो सिटीज़ में होस्ट होता है, हमने अपने प्रयासों से वो छत्तीसगढ़ में लाया। टॉप 50 जो जिसको अवार्ड्स मिले कंपनियों को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, वो यहाँ पर आया और यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी हमने और सीनियर्स को हमने उनसे बुलाया तो उनको एक्सपोजर मिला कि कैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेस्ट करना है। उसके अलावा हमने ये नेशनल कॉन्फ्रेंसेस तो हमने बहुत सारी करी। एक हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि जो रैंक होल्डर्स हैं, जो आईसीआई के रैंक होल्डर्स हैं, तो आईआईएम रायपुर में इंस्टीट्यूट ने एक एमओयू करते हैं कि रैंक होल्डर्स को एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने का। तो हमने कोशिश किया कि रायपुर ब्रांच जॉइंटली विद आईआईएम रायपुर में एक एमओयू साइन किया था, जिसके बेसिस में हमने जितने रैंक होल्डर्स हैं उसमें छत्तीसगढ़ में बुलाया, वो यहाँ रेसिडेंशियल ट्रेनिंग किया उन्होंने और आईआईएम से उन्होंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया। और उससे ये हुआ कि जो लोग 100 लोग आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जाएंगे तो दे ऑल्सो नो अबाउट द रायपुर, और वो कभी रायपुर का उन दिमाग में भी इम्प्रिंट होगा और ये कहीं ना कहीं वो कंपनी के में भी वो चीज़ें बताएंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। वेरी प्रोमिनेंट स्टेट इज देयर। तो क्योंकि वो जब कंपनियां हमारे छत्तीसगढ़ में आती तो हमारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी उससे ग्रो होती है। यस। आप पिछले 3 साल में मैनेजिंग कमेटी में अपना टाइम और एफर्ट्स दे रखे हैं। हाँ। आपको ऐसा क्या मोटिवेशन आया कि अगले 4 साल के लिए भी आप इस कमेटी में आना चाहते हैं हाँ। और अपना योगदान देना चाहते हैं। एक चीज़ मैंने समझ में आया कि जब मैनेजिंग कमेटी में हम रायपुर ब्रांच में मैनेजिंग कमेटी में काम करते हैं तो हमको एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत होती है। तो मेरा फर्स्ट जैसे माइंडसेट था कि फर्स्ट 3 इयर्स आई टेक द एक्सपीरियंस। जैसे हमारे टेन्योर में अमिताभ दुबे जी, रवि गलानी जी, 2 प्रीवियस कमेटी से जो लोग आए थे, उनका एक्सपीरियंस का हमको हेल्प मिला, उनका गाइडेंस मिला। मैंने रवि गलानी के अंदर सेक्रेटरी के रूप में भी हमने काम किया तो हमको एक्सपीरियंस मिला। तो मुझे ये था कि भाई मैं एक बार एक्सपीरियंस लेके जब नेक्स्ट टेन्योर में एज चेयरमैन सर्व करूँगा कभी, तो मेरे का ये रहेगा कि मैं फर्स्ट डे से क्लियर रहेगा कि मैं आईसीए के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मैंने ये कहा कि ये फर्स्ट टेन्योर में हमको एक्सपीरियंस लेना है और सेकंड टेन्योर में उसका डिलीवर करना है करके मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट 4 इयर्स भी मैनेजिंग कमेटी में आऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 एग्जिस्टिंग मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स कंटेस्ट कर रहे हैं और 4 तो नए मेंबर्स आएंगे ही। तो मेरे को लगता है कि हमारे तीनों का एक्सपीरियंस भी बाकी को पास ऑन होगा, जैसे अमिताभ भैया और रवि गलानी जी का हमको मिला। अगले 4 सालों के लिए रायपुर ब्रांच के लिए आपका क्या विजन है? नेशनल लेवल पे आईसीआई रायपुर का नाम आए, हाँ। इसको लेके आपका क्या विजन? मेरा सबसे बड़े जो ब्रांच के मेंबर्स का जो एस्पिरेशन है वो न्यू बिल्डिंग का है, आईसीआई भवन का है। तो प्रीवियस टेन्योर में हमने 2-3 जो प्रयास हमको करना था, नई लैंड एक्विजिशन का, पुरानी लैंड को टाइमली सेल करने का, फिर उसके बाद आर्किटेक्ट अपॉइंटमेंट का, उसको हमने एग्जीक्यूट किया। अब हमारा विजन है कि इस टेन्योर में जो रायपुर ब्रांच के मेंबर्स का और स्टूडेंट्स का जो एस्पिरेशन है उसको हम पूरा करें और टाइमली जो न्यू बिल्डिंग है उसको कंप्लीट करें। पहला तो ये है। सेकंड, मैं चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में तो कि अभी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई है और हमेशा हम ये पोर्ट्रे करते हैं कि आईसीआई इन नेशनल बिल्डिंग। मैं रायपुर ब्रांच को ये देखता हूँ कि आईसीआई इन स्टेट बिल्डिंग ऑल्सो, छत्तीसगढ़ बिल्डिंग ऑल्सो। तो कैसे हमारे मेंबर्स
एक एक मेंबर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फोकस करके, अपने क्लाइंट्स को फोकस करके, बाहर के क्लाइंट्स को फोकस करके छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री लगाए। ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसको भी पुश मिलेगा और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होगी। तो मेरा ये विजन है कि कैसे आईसीआई के मेंबर्स पार्टनर इन स्टेट बिल्डिंग के रूप में कंट्रीब्यूट करें, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या नए नए एवेन्यूज़ हो जो बाहर के लोगों को यहाँ पर लेके आए। तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीआई में सब प्रोफेशनल्स हैं, इसमें लीडरशिप रोल में आना एक चैलेंज है। राइट। कमिटी के अंदर भी एक कोऑपरेटिव माहौल रखना, टीम में काम करना एक चैलेंज है। आप अपने आप में क्या क्वालिटी देखते हैं कि लीडरशिप रोल में आप खरे उतरते हैं? देखिए, हमने लास्ट मैनेजिंग कमेटी में जो हमारा स्मूथ रहा कार्यकाल, जिसमें हमने मेजर अचीवमेंट्स की, उसका रीज़न ये है कि पूरी कमेटी जॉइंटली काम करती थी, जॉइंटली सर्व करती थी प्रोफेशन को, और अपने अपने रोल को समझती थी। तो मुझे लगता है कि मेरे में जो एक क्वालिटी जो मैं सोचता हूँ कि ऐसा है कि मैं सबके साथ घुल मिल जाता हूँ। जैसा उसकी रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से मोल्ड भी करता हूँ, अपने आप को अडॉप्ट भी करता हूँ, और जैसा उसका वर्क नेचर है। और हम ये प्रयास लास्ट टाइम भी किए थे कि जिसका जो इंटेंट है काम करने का जिस सेक्टर में, चाहे वो किसी का स्पोर्ट्स में रहता है, किसी का कल्चरल एक्टिविटी में रहता है, किसी का ब्रांच में बिल्डिंग के लिए तो कंट्रीब्यूट कोई कर रहा है, कोई एकेडमिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई रिप्रेजेंटेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसका क्या रोल होता है, वो क्या चाहता है सर्व करना, उस तरीके से हम अपने काम को बांट लें। तो वो जब हमने सीनियर से सीखा है तो वो हम चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ईजिली हम स्मूथली वर्क कर सकते हैं। आप ऐसे क्या इनिशिएटिव्स प्रपोज करेंगे जिससे कि मेंबर्स का पार्टिसिपेशन जो ब्रांच के सेमिनार्स, अदर प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बढ़े? जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि प्रोग्राम होते हैं, बड़े प्रोग्राम में तो अटेंडेंस अच्छी रहती है, बट कभी कभी छोटे प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन उतना एंथुसियाज्म नहीं दिखता है। राइट। मेरा एक उसमें मानना है कि जैसे अपन सेमिनार्स और नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 2-3 चीज़ों के लिए अच्छा रहता है कि नए बाहर से अच्छे फैकल्टीज़ आते हैं और मेंबर्स के बीच में नेटवर्किंग के हिसाब से भी उस इवेंट को देखा जाता है कि मेंबर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो इसलिए लोग आते भी हैं उसमें। लेकिन मुझे लगता है कई बार सेमिनार्स में हमको भी वो चैलेंजेस होता है कि भी उतना पार्टिसिपेशन नहीं हुआ जितने बड़े स्पीकर को हमने बुलाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्कशॉप अगर हम ऑर्गेनाइज करें तो कि जैसे सर्टिफिकेशन कोर्स और जो वर्कशॉप होती है उसमें मेंबर्स तो कि एक्टिवली तो एक सर्टिफिकेशन का पॉइंट भी रहता है, उसमें एग्जाम भी रहता है, और वर्कशॉप क्या होता है कि कंटिन्यूसली पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे रहता है एंड टू एंड। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं वर्कशॉप और सर्टिफिकेशन कोर्स में मेजरली फोकस करूँ 2 या 3 दिन की, ताकि वो एंड टू एंड पर्टिकुलर टॉपिक के नॉलेज रहे, और उसमें हो सकता है पार्टिसिपेशन 50 का ही हो लेकिन वो एक्टिवली हो। तो कि जैसे हमने अभी 2 प्रपोज हमने किया है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरी मैनेजिंग कमेटी में आने से पहले भी हमने 2 प्रपोज अभी कर दिया है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्टिफिकेशन कोर्स और एक दिशा को लेके कोर्स। तो इसमें आप देखेंगे जब सर्टिफिकेशन कोर्स होता है 50 मेंबर, तो उनको एग्जाम भी देना है, तो जब एग्जाम का एक फियर फैक्टर आता है दिमाग में तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो मेरा ये फोकस रहेगा कि रेदर देन सेमिनार्स हम वर्कशॉप और सर्टिफिकेशन कोर्स में ही फोकस करें, भले 50 से 100 की ऑडियंस रहे लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली अपने प्रोग्राम को अपग्रेड करें। रायपुर की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहे वो इंडस्ट्री में हो या प्रैक्टिस में हो, उनके लिए जो अपकमिंग 3 मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस या एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो आपके हिसाब से क्या है और आप उनको उससे फाइट करने में, उससे जीतने में आप कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, आज की डेट में टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा हर्डल भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। देखिए, हमारे सीनियर मेंबर्स का जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो कभी बेकार नहीं जा सकता, वो उनका उपयोग कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने अभी सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाह रहे हैं कि जैसे वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके अपने नॉलेज को भी फास्टली प्रोसेस कर सकते हैं अपने क्लाइंट के बेनिफिट के लिए, अपने इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए। तो मेरा एक प्रयास रहेगा कि हम जितने मेंबर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ें, क्योंकि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट आज अगर टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ेगा, कहीं ना कहीं अब कितना भी उसको नॉलेज प्रोसेस रहे वो आउटसाइड हो जाएगा या वो रेस से बाहर हो जाएगा। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि सीनियर मेंबर्स, यंगस्टर्स तो आज पूरी टेक्नोलॉजी से जुड़े ही हुए हैं, और सीनियर्स मेंबर को भी कैसे हम टेक्नोलॉजी से जोड़े, एआई के कोर्सेज उस टाइप के कोर्सेज करके उनको इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं, ताकि उनके नॉलेज का बाकी जूनियर्स को भी बेनिफिट मिले और इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिले। यस। ब्रांच के जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो सेमिनार्स हो, सर्टिफिकेट कोर्सेज हो, क्या उसमें आप कुछ इनोवेशन का प्लान करते हैं? कुछ बदलाव करने का आपके पास कोई विजन है इम्प्रूवमेंट का? हाँ, बदलाव करने का विजन है। हमको एक तो प्रयास करना चाहिए कि हम बाहर के फैकल्टीज़ तो बुलाते ही, हमारे यहाँ की भी जो फैकल्टीज़, जैसे हम लोग को, मेरे को एक रमनदीप भैया है हमारे यहाँ से, बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं जो आगे एस्पिरेशन रखते हैं,
तो हमको उनको भी एज अ स्टडी सर्कल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि वो इस तरीके से जब वो डिलीवर करता है उसका भी कॉन्फिडेंस ग्रो होता है और वो अपने बैचमेट्स को 20-25 का स्टडी सर्कल के रूप में वो वर्किंग करता है, तो उसका भी नॉलेज अपग्रेडेशन होता है, उसका बेनिफिट पूरे मेंबर्स और इंडस्ट्री को होता है। क्योंकि बाहर के जब फैकल्टी आते हैं, हो सकता है कई बार जूनियर मेंबर्स उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, हेजिटेशन रहता है, तो वो हम चाह रहे हैं कि जब ऐसा एटमॉस्फेयर करें कि यहाँ के भी फैकल्टी बोले, उनसे वो ओपनली डिस्कस भी कर पाए, अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी कर पाए और उनके बीच में एक नेटवर्किंग भी बने। तो कि हर आज ये भी जरूरी है कि आज हर प्रोफेशनल मेंबर स्पेशलाइजेशन में जाए, कि वो स्पेशलाइज प्रैक्टिस करें। तो कि जिस तरीके से स्टैट्यूटरी लॉज चेंज हो रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही प्रोफेशनल के लिए सभी लॉ में कमांड करें। तो हम तो ये सभी मेंबर से रिक्वेस्ट भी करते हैं, ऐसे करते हैं कि नेटवर्किंग फॉर्म में बिजनेस करें, जहाँ पर एवरी मेंबर इज स्पेशलाइजिंग इन पर्टिकुलर फील्ड एंड एज अ नेटवर्क दे सर्व द कम्युनिटी और इंडस्ट्री एट लार्ज। जैसा कि आपने बताया एआई के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, ये कुछ चैलेंजेस हैं। इसके अलावा क्या नेशनल लेवल पे आप कुछ देखते हैं, कुछ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फील्ड्स में चेंजेस तो आ ही रहे हैं, इसके अलावा क्या आप कोई चेंजेस आता हुआ देखते हैं जिसके लिए हमारे मेंबर्स को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए? देखिए, मैं कहीं ना कहीं आज देखेंगे बहुत सारे मेंबर, जब हम अपन ज्वाइन किए 2013 में, जब मैं कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, तो उस टाइम हम देखते थे कि एक बैंक ऑडिट भी एक मेजर रिवेन्यू का सोर्स होता है एनुअली किसी मेंबर के लिए, कि उसको लगता है कि एक बड़ी फीस हमको बैंक ऑडिट से मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज देख रहे हैं कि नेशनलाइज बैंक भी अपने बैंक ऑडिट को कम करती जा रही है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि ऑल्टरनेटिव क्या क्या वे हैं और कैसे हम इंडस्ट्री को वैल्यू ऐड करें, चाहे वो इंटरनल ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू एडेड सर्विसेज दिए उनको, जैसे आज हम फंड प्रोवाइड करते हैं टू द फाइनेंस, क्यों ना हम उनको इक्विटी का भी एक्सपोजर दें। वो डेट में है आज हमारी इंडस्ट्री, तो उनको इक्विटी का करें, एसएमई आईपीओज आते हैं या उस टाइप की फील्ड में आए। कुछ सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो मैं अभी यंगस्टर से मिल रहा था, वो एक डिफरेंट सेक्टर में भी काम करने से वो उनका काम था कि लाइसेंसेस प्रोवाइड करना, कहीं पॉल्यूशन क्लियरेंस करना, एनवायरमेंटल क्लियरेंस करना। तो ऐसे यंग मेंबर्स रायपुर में आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये यूनिक प्रैक्टिस है, लेकिन दे आर सक्सेसफुल। तो मुझे लगता है जो ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस है, उसके अलावा भी जो नए एवेन्यूज में उसमें भी फोकस करना चाहिए, ताकि हम उसमें ज़्यादा बेटर कर पाए। जैसे जब मैं 2013 में था, तो 2015 में मेरे को लगा जीएसटी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है, तो मैं जीएसटी में एंटर किया। तो इट प्ले क्रूशियल रोल इन माय प्रोफेशनल जर्नी। मुझे मेरे प्रोफेशनल जर्नी का सबसे सक्सेसफुल वही था कि मैंने उस टाइम पिक किया जब वो एवेन्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली थी। तो आज अगर कोई मेंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइप की चीज़ों में आता है और तो वो ज़्यादा फ्लरिश कर पाएगा। जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जीएसटी ट्रिब्यूनल बनने वाला है, उस प्रैक्टिसेस में हम आए, रेरा की अपॉर्चुनिटीज है, उन प्रैक्टिसेस में हम आए। इंडस्ट्री सेटअप करने की एंड टू एंड अपॉर्चुनिटी है। एक ऑफिस ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग भी होती है, सीएफओ सर्विसेज, वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज, कि छोटे इंडस्ट्रीज जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते फुल टाइम सीए, बट एज अ सीए वी कैन सर्व 5 इंडस्ट्री एज अ वर्चुअल सीएफओ, कि एंड टू एंड सर्विस हम 5 इंडस्ट्री को दें। इट विल बी हेल्दी, अपन उससे इनकम भी कमा सकते हैं और उनको भी बेस्ट सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं। ब्रांच के जो रिसोर्सेज हैं, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, इसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करने का आपके पास क्या विजन या प्रोग्राम है? देखिए, ब्रांच की रिसोर्सेज फाइनेंशियली तो पूरा हेड ऑफिस हमको सर्व करती है, बस जो जितने सेमिनार्स होते हैं और होता है वो सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस में होते हैं, कि जो हम मेंबर से फीस लेते हैं उसी में हमको कंप्लीट करना रहता है। उसके अलावा जो ब्रांच को रिवेन्यूज मिलते हैं वो क्लासेस से मिलते हैं और उसमें भी हेड ऑफिस का एक शेयर रहता है। तो अभी जो हमको जो बिल्डिंग बनाना है, सबसे बड़ा काम तो वो है, तो हेड ऑफिस को पूरा उसमें सपोर्ट रहता है। तो हमको ये जानना है कि बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, ठीक है। उसके अलावा अभी जैसे रायपुर में एक चैलेंज है कि जो हम एडवांस आईटीटी कोर्स करते हैं उसमें आप मानेंगे नहीं कि जैसे ही हम कोर्स लॉन्च करते हैं फुल हो जाता है। तो कि रायपुर में सेंट्रली लोकेटेड, उड़ीसा, इधर सबके बच्चे रायपुर आते हैं, ठीक है। तो हमको ये चाह रहे हैं कि उन क्लासेस की नंबर ऑफ पैरेलली कितने बैचेस हम रन कर पाए। तो उससे क्या होगा कि रायपुर की तरफ लोगों का जो स्टूडेंट्स है आज कहीं उन्हें डिस्करेज हो जाता है कि बैच फुल हो गया, वो कहीं और जाते हैं। तो कैसे रायपुर में आए, पैरेलली हम बैच रन करें, स्ट्रेंथ उसके बढ़ाएं और अपने फैकल्टीज़ को और पूल को और डेवलप करें, ताकि मैक्सिमम बैचेस रायपुर में हो पाए और पैरेलली हो पाए। तो मैक्सिमम बच्चे जब यहाँ पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो यहाँ की एक्टिविटीज से भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। ब्रांच बिल्डिंग की आपने बात की, ब्रांच बिल्डिंग सभी चाहते हैं जल्द से जल्द बने। इसके लिए आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान है या कुछ आप जो मेंबर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ब्रांच बिल्डिंग को लेके हमारा लास्ट कमेटी का भी एकदम कमिटमेंट था कि उसमें एक एक स्टोन जो मेजरली करना था वो कर लिए थे। तो पहले साल में जैसे हमने किया कि हमने लैंड परचेस की,
उसके बाद भूमि पूजन कराया। तो प्रेसिडेंट सर आए थे तो वो एक एस्पिरेशन को पूरा किया कि हमने एक न्यू लैंड एक्वायर कर दी, दैट इज ऑल्सो 76,000 स्क्वायर फीट। दैट टाइम इट वॉज द बिगेस्ट लैंड पीस इन इंडिया फॉर द ICI ब्रांच। सेकेंड टेन्योर में जब हमारे पास आया तो ICI ने हेड ऑफिस से हमको इंस्ट्रक्शंस था कि हम आपको बिल्डिंग बनाने का परमिशन तभी देंगे जब आप ओल्ड लैंड को सेल कर दोगे। तो रवि और मेरा ये चैलेंज था कि हम ओल्ड लैंड को एक बेटर प्राइस में सेल भी कर पाए। तो इंस्टीट्यूट ने 5 करोड़ 19 लाख के अराउंड का एक बेस प्राइस रखा था और हमने 5 करोड़ 52 लाख में वो लैंड को सेल की। विच इज अ चैलेंजिंग टास्क कंसिडरिंग द लोकेलिटी वहाँ पर थी, कुछ उस इश्यू के कारण वो बिक नहीं रही थी, लेकिन हमने उसको चैलेंज के रूप में लिया और उसको फेस किया और हमने वो सेल करवाया टाइमली। थर्ड फिर हमारा था कि भी हम बाकी जो क्लियरेंसेस होते हैं उसको कराएं और आर्किटेक्ट अपॉइंटमेंट करें। तो उसमें भी हम एक अंतिम स्टेज तक पहुंच गए हैं कि हम एक अच्छा आर्किटेक्ट ऑन द बिडिंग प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस के थ्रू हमने एक आर्किटेक्चर को भी लगभग वो आने की इन्वॉल्वमेंट हो गया है उनका, उनके अपॉइंटमेंट का स्टेज में आ गया है। और फर्स्ट टेन्योर हमारी जो 4 साल की मैनेजिंग कमेटी होगी उसमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम स्टोन लेइंग सेरेमनी, क्योंकि किसी बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन स्टोन रहता है तो उसके पहले पूरी NOC मिल जाती है ICI की, तो अगर स्टोन लेइंग सेरेमनी हम अगर करा लिए तो 4 साल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर ICI के मेंबर्स के लिए और सेंट्रल इंडिया के लिए बहुत बड़ी धरोहर साबित होगी। अगर किसी कारण से आपका चुनाव वापस नहीं होता है तो भी क्या आप ब्रांच में कंट्रीब्यूशन अपना बरकरार रखेंगे? देखिए, मैं तो ब्रांच को एज अ फैकल्टी GST फैकल्टी फर्स्ट डे से सर्व कर रहा हूँ और एडवांस ITT फैकल्टी भी सर्व कर रहा हूँ। और देखिए, कहीं ना कहीं मैनेजिंग कमेटी में आना बस एक उपदेश नहीं होता है, बेसिकली हम होता है सर्व करने के लिए आ रहे हैं। तो मैनेजिंग कमेटी आगे भी कहीं भी जो भी लगता है कि हमारे जो एक्सपीरियंस का उपयोग कर सकती है उसके लिए भी हम कर सकते हैं। और ब्रांच के लिए एज अ एकेडमिशियन मैं जुड़ा हुआ हूँ, ब्रांच के लिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी की मैं रिप्रेजेंट करूँ GST बार को, GST अथॉरिटीज़ को या इनकम अथॉरिटी को, अपने सीनियर्स को लेके, उसके लिए मैं जुड़ा हुआ हूँ। वो सेवाएं हमेशा कंटिन्यू रहेगी। मैनेजिंग कमेटी बस एक माध्यम है, लेकिन वो सेवा को खत्म नहीं कर सकता, तो कि वो GST फैकल्टी के रूप में तो हम हमेशा मैनेजिंग कमेटी को और मेंबर्स को सर्व करते ही रहेंगे। क्या कोई एक प्रॉमिस या कमिटमेंट है जो आप सभी मेंबर्स के साथ करना चाहेंगे? देखिए, कमिटमेंट तो पहला कमिटमेंट तो बिल्डिंग को लेके है। ये मैं प्रतिबद्ध हूँगा कि 4 साल में ये बिल्डिंग रेडी हो जाए। पहला सबसे बड़ा एस्पिरेशन है, ठीक है। मैं ऐसा इसको चुनावी वादा के रूप में लेता हूँ तो कि लास्ट 3 साल से हम उसमें काम भी कर रहे हैं और कॉन्क्रीट वे में काम कर रहे हैं। तो वो बड़ा एक मेरा कमिटमेंट है मैंने अपनी पूरे मेंबर्स को रायपुर ब्रांच के, कि हम वो कंप्लीट कराएंगे। पूरे टीम को साथ में लेके जितनी हमारी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स आएंगे और सीनियर्स को इन्वॉल्व करेंगे, हम वो कमिटमेंट लेते हैं कि वो हम काम कंप्लीट कराएंगे। सेकंड, हमारा जो आप बता रहे हैं कि हम मेंबर्स को कैसे नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ जोड़ें, ये मेरा पार्टनर इन स्टेट बिल्डिंग, ये मेजर एजेंडा रहेगा कि पार्टनर इन स्टेट बिल्डिंग हम ICI मेंबर्स को उस तरीके से पोर्ट्रे करें ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी हमको साथ दें और इस आगे जाके हम एज ए इंडस्ट्री जब सेटअप करेंगे तो ओवरऑल इकोसिस्टम को में सब स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच विकास जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रकर।